देखें, एक तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मुझे लोगों ने कहा ये बड़ा मौज़ूब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया करो आप। मैं अक्सर कहता हूँ कि पीटीआई के कुछ चवल वजीर हैं और लोग कहते हैं यार ये मौज़ूब लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो उसके लिए। मैंने कहा कुछ और लफ्ज़ मिलता नहीं है मुझे, असल में मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं ये बता दूँ, लोगों को लगता है कि बुरा लफ्ज़ है। चवल उसको कहते हैं जो चवलें मारता है, और चवलें मारने का मतलब है कि पता कुछ नहीं है, इधर उधर की बस वो हाँके जाता है और बस किए जाता है बातें। आज भी उसने चवलें मारी है 2-4। मैं बताता हूँ आपको। उसने कहा कि एक रिपोर्ट आई सईद गनी के खिलाफ और फिर उस अफसर का तबादला हो गया। मेरे भाई, ये रिपोर्ट मार्केट में कब आई है? जब सिंध काबीना ने कलीम इमाम को निकालने का फैसला किया। और ये रिपोर्ट जो उसके ऊपर तारीख है वो गालिबन जनवरी 2018 की है। मुझे याद है कि शायद जनवरी 2018 की तारीख उसके ऊपर है। जनवरी 2018 के बाद वो अफसर कराची में, मेरे पास तो एसपी था, कराची में एसएसपी सेंट्रल लगा, उसके बाद एसएसपी वेस्ट लगा, उसके बाद ये शिकारपुर गया है। अब इस आदमी को जो वफाकी वजीर उसमें चवल न कहूं तो क्या कहूं? ये हकीकत है, ये फैक्ट्स है जो सबके सामने मौजूद हैं। अच्छा, मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है कि पीटीआई वाले और ख़ासतौर पर जो 2-4 चवल वजीर हैं, ये कहते हैं ये तो उज़ैर बलोच कह रहा है। अच्छा भाई। कभी कहते हैं ये तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा था। अच्छा भाई। 2-4 और नाम लेते हैं। मैं कुछ नाम आपके सामने लेता हूँ, कंपैरिजन कर लीजिएगा कि मुनासिब मोतबर आदमी कौन है और फिर मवाजना इसका करें। एक है जस्टिस वजीउद्दीन साहब। ये इन दोनों से मोतबर है कि नहीं है? कोई शख्स इनके किरदार पे उंगली नहीं उठा सकते। एक है अकबर एस बाबर साहब, मोतबर आदमी है, अच्छे इंसान है, पीटीआई के बानी मेंबर हैं, बनाने वालों में से हैं। एक है आयशा गुललई साहिबा, इनकी अपनी एमएनए रही हैं। एक हैं रेहाम खान साहिबा, इनकी एहलिया रही हैं, बीवी रही है इमरान खान साहब की। उनको तो मादर मिल्लत कह रहे थे नंबर 2। ये जब शादी हुई तो उन्होंने कहा ये मादर मिल्लत दोयम है। इस किस्म की बातें हुई। अब ये 4 अफराद मैंने आपको बताए हैं। एक तरफ ये 4 हैं, दूसरी तरफ वो हैं जिनके हवाले ये देते हैं। भाई, हम तुम्हारी सारी बातें सही मान लेते हैं जो उज़ैर के तुम मुंह से निकालते हो, जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के मुंह से निकालते हो। खुदा के लिए इन 4 लोगों ने जो बातें कही वो सारी मान लो तुम। मैं ये बात मान सकता हूं, यकीन कर सकता हूं कि जस्टिस वजी गलत बयानी नहीं कर सकता, वो झूठा आदमी नहीं है। मैं अकबर एस बाबर साहब के ऊपर मैं कभी नहीं मिला उस आदमी से, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना मैंने उसको ऑब्जर्व किया है, वो एक बड़ा करेक्टर वाला आदमी मुझे नजर आता है। अकबर एस बाबर कुछ कहे तो ये झूठ बोलता है, जस्टिस वजी ये कहे तो वो झूठ बोलता है। रेहाम खान उनकी बीवी है, अगर वो कुछ कहे तो वो झूठ बोलती है। आयशा गुललई इनकी सबसे स्टार एमएनए रही किसी वक्त में, और उनको पता नहीं वो क्या क्या बना के पेश करते रहे, वो कुछ कहती है तो वो झूठ बोलती है। हम तो जेआईटी वाईटी को छोड़ दें भाई। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं यार, उज़ैर ने मेरे ऊपर लगाया, कादिर को बोलूंगा तू भी मान ले, मैं भी मान लूंगा, सारे मान लेंगे। खुदा के लिए इन 4 लोगों की कभी बातों को मान लो तो बस। जो ये कह रहे हैं वो ठीक है, जो उज़ैर मेरे लिए कहेगा, जो इसके लिए कहेगा, जो दूसरों के लिए कहेगा, हम भी मान लेंगे, सारा ठीक है। हम सारी सजाएं भुगतेंगे। लेकिन कोई अखलाकियात होती है, कोई चीज होती है। हम एक सवाल इनसे और कीजिएगा, मैं सिर्फ सवाल छोड़ के जाऊंगा, तफसील कभी फिर बताऊंगा अगर इसने नहीं बताई। अमेरिका में शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा हुआ और $3 मिलियन, छोटी रकम नहीं है, $3 मिलियन अली जैदी साहब ने अपने अकाउंट में डलवाए। उससे सिर्फ ये पूछ लें कि वो पैसे तुमसे किसने और कैसे निकलवाए। झुटला दे, मैं अगली बात करूंगा। मैं चवले नहीं मारता हूं, मैं तो जो बात कह रहा हूं मैं उसको साबित करूंगा कि ये बात हुई है और इमरान खान की फैमिली के किसी फर्द ने इससे पैसे निकलवाए। ये $3 मिलियन हड़प करने के चक्कर में था। $3 मिलियन शौकत खानम के नाम पे किए तो उन्होंने बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि अली जैदी इस वक्त इनका जो बना हुआ है तो मैं उस पर सिर्फ आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। आज इन्होंने एक क्लिप चलाया आसिफ अली जरदारी साहब का,
जो उसके अंदर स्टेटमेंट का जो पोर्शन दिखाया उन्होंने, जरा आप बार बार देखिएगा उसमें, आसिफ अली जरदारी साहब वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उजैर बलोच कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स अमेंड कमेटी का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि तस्वीरें तो हमारी कहीं भी हम जाते हैं लोग बना लेते हैं, हम दावतों में चले जाते हैं। अब इसमें उसके बाद यूसुफ बलोच साहब का उसी में चलाया उन्होंने। आप यूसुफ बलोच का पूरा वो स्टेटमेंट सुनने जो चलाया टीवी पे, मुझे नहीं पता बाकी कितना था, लेकिन जो टीवी पे इन्होंने चलाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें वो पीपल्स पार्टी को अलग बता रहा है, उजैर को अलग बता रहा है। वो कह रहा है कि हम मिलकर लियारी के लिए काम करेंगे। ये बातें उसने खुद कही हैं। और ये बात मैं आपको हल्फन कह सकता हूं, मैं पीपल्स पार्टी कराची का सदर भी हूं, कादिर भी सदर रहे, उन दिनों में भी हम ओहदेदार थे। ये जो हरफ वाली कहानी थी, ये मुझे उस वक्त पता चली, पार्टी को उस वक्त पता चली जब पहली मर्तबा टीवी पर यह खबर ब्रेक हुई, पहली मर्तबा। उसके बाद जावेद नागौरी काबीना का हिस्सा था, उसको काबीना से निकाल दिया गया। और जो हलफ लिया था, जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने उस हलफ लेने के बाद से बहुत सारे मौकों पर ऐसे हालात आए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ उजैर बलोच और बहुत सारे मुजाहरे हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन उन हमारे एमएनए और एमपीएस ने पार्टी के साथ खड़े रहने को तरजीह दी। एक ओथ उन्होंने पता नहीं किन हालात में लिया, लेकिन वो उस ओथ के साथ नहीं खड़े हुए, वो पार्टी के साथ खड़े थे। ये रिकॉर्ड की चीजें, आप सारे कराची के लोग हैं, आपको पता है कि सारा क्या होता रहा है। उस एक चीज को भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। जिस दावत की वो तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें कादिर पटेल की भी तस्वीर है, हदी फरियाल की भी है और लोगों की भी है, मेरी तस्वीर नहीं है, लेकिन मैंने खुद माना कि भाई उस दावत में मैं भी था। और मैं आपको हल्फन कहता हूं कि मुझे उजैर बलोच ने नहीं बुलाया था, मुझे हमारे एमपीएस ने दावत दी थी भाई, जो जीते थे वहां से। और अगर ये भी कोई मतलब, हम इतने अक्ल के अंधे हैं, हम बेवकूफ लोग हैं कि हमें उजैर बलोच के पास जाना था, उसकी शुक्रिया अदा करने के लिए हम उसके घर पे नहीं गए। हमने पूरा एक बड़ी मार्की लगवाई, उसके अंदर कोई 400-500 लोगों का इंतजाम किया, वहां हमने वीडियो के कैमरे लगवाए, वहां हमने फोटोग्राफर बुलवाए, वहां पूरी जिस तरह एक शादी की रस्म होती है, पूरा एक बड़ा इवेंट होता है, उस इवेंट के अंदर हम उजैर बलोच से मिलने गए। यार कोई अकल की बात करो भाई। वो तो वहां जब गए तो पता चला कि वो बैठा हुआ था। ये फैक्ट्स हैं, लेकिन अब उसको जोड़ते हैं, हमारे साथ करने की कोशिश करते हैं। कादिर ने सही कहा, कादिर ने नाम और कम बताएं। मुझे कराची से ताल्लुक रखने वाली किसी सियासी जमात का नाम बताएं जिसका उजैर बलोच से ताल्लुक नहीं था। जब वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुजाहरे कर रहा था, कौन सी सियासी जमात थी जिसने उसको अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश नहीं की, बशमूल पीटीआई की? बयानात रिकॉर्ड पर है। शकूर शाह जो इनका एमएनए है, उससे सिर्फ ये पूछ लें कि 2012 में आसपास जब ये ऑपरेशन हुआ था, वो पार्टी का नायब सदर था कराची का, उससे पूछे इस्तीफा क्यों दिया था उसने, पूछे उसे इस्तीफा क्यों दिया था। इनका एमएनए ना, भी अली जैदी बुला के पूछे कि भाई तूने उस पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया था उहदे से, आपको पता चल जाएगा। हबीब जान, जिसका नाम इस जेआईटी में भी है, सब जानते हैं, इस इलेक्शन में हबीब जान पाकिस्तान आया था वापस। किसकी इलेक्शन में चलाने आया था, किसका आदमी उधर, ये हबीब जान। और बहुत सारे हैं, मैं तो आपको मशहूर नाम बता रहा हूं। ये अजीब बात है कि पीपल्स पार्टी को एक ऐसे ग्रोह से जोड़ रहे हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के लियारी में कई कारकुन शहीद हुए हैं, ओहदेदार शहीद हुए हैं, काउंसलर शहीद हुए हैं, और हमारे सैकड़ों ओहदेदार और कारकुन कई महीनों तक लियारी में अपने घरों में नहीं रह रहे थे। कोई किसी रिश्तेदार के पास, कोई किसी होटल में, कोई कहीं बेचारा दरबदर हो रहा था। उस सियासी जमात को आप कह रहे हैं कि जी आपने सारा करवाया। अजीब बात है। ये बिल्कुल ठीक कहा मुर्तजा ने कि गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। भाई ये कौन सी बात है जो आज से 4-5 साल पहले नहीं हुई है? ये सारी बातें हो चुकी है, ये सारी मलामतें पता नहीं कितनी मरतबा हमारे ऊपर मार चुके हो आप। लेकिन आज जब इस मुल्क के इश्यूज कोई और हैं, आज जब हम इससे पूछते हैं कि भाई कोरोना के ऊपर तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, तुम दुनिया को धोखा दे रहे हो, तुम पाकिस्तान की कौम को धोखा दे रहे हो, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए नया ड्रामा रचाया गया।
महंगाई हो गई इतनी ज्यादा, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। इनकी हुकूमतें ना पंजाब में, ना केपी में, ना विफाक में चल नहीं रही हैं, आपस की लड़ाइयां हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, हर आदमी वजीर आजम और वजीर आजम बनने के चक्कर में लगा हुआ है, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। जो मईशत का जनाजा निकाल दिया इस नालायक नाहिल सिलेक्टेड हुकूमत ने, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। और बड़ी मजे की बात है, कल की उसने शायद कल भी कही और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिर्जा साहब की तारीफ कर रहा है। वो भाई मैं तो ये बात बार बार कहता हूं, अगर खुदा ना खास्ता पीपुल्स पार्टी ने कोई बंदे मरवाए, कोई घरों पे कब्जे करवाए, कोई 17 शुगर मिलों पे कब्जे करवाए, तो मैं तो राब्ता नहीं हो सकता हूं ना ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। राब्ता जुल्फकार मिर्जा के अलावा कोई नहीं हो सकता। जो अलल ऐलान आज भी कहता है कि ये मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, और जुल्फकार मिर्जा का ये एक स्टेटमेंट, एक उसकी तकरीर है जो गालिबन उसने अब्दुल्ला मुराद शहीद की बरसी में की थी तकरीर। एक ही आदमी और एक ही बात। उसने कहा कि आज से मैं बतौर नायब सदर पीपल्स पार्टी सिंध ये ऐलान करता हूं कि पीपल्स अमन कमेटी हमारी ज़ेली तंजीम है। उससे पहले या उसके बाद कोई बयान दिखा दें पीपल्स पार्टी किसी आदमी का। और पीपल्स पार्टी की ज़ेली तंजीमें किसी एक आदमी के ऐलान करने से नहीं बनती हैं। मैं कराची का सदर हूं, मैं कराची में किसी तंजीम को ज़ेली तंजीम नहीं बना सकता हूं। हमारी रिकॉग्नाइज्ड अनाउंस ज़ेली तंजीमें हैं जो हैं। मैं सुबह मुंह उठाऊं और किसी को बोलूं ये मेरी ज़ेली तंजीम, वो मेरी नहीं बन सकती हैं। जिस आदमी ने ये सारा कुछ किया, जिसने सरपरस्ती की, जिसने स्नैच पे शहर को पहुंचाया, हमारी पार्टी को पहुंचाया, और पार्टी ने फिर उससे दूरियां की, पार्टी ने उसको निकाला, और फिर उसने उस रद्द-ए-अमल में पार्टी की क़यादत के खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं किया, वो आज तुम्हारा चहीता है। ये जीआईटी दूसरी भी तो आई है ना, एक बल्दिया वाली, बल्दिया की जीआईटी में पीपल्स पार्टी में इल्जाम है, तुम्हारे इतादियों पर है, नफीस इतादियों पर है। आप सवाल उठाएं ना, मुझे बताएं कि ये जो इल्जामात लगा रहे हैं हम पे संगीन है, चले ठीक है, उसको हक लगाए, लेकिन क्या कोई सियासी जमात भारत से पैसे लेके शहर में दहशतगर्दी कराई, कोई छोटी बात है? और एमक्यूएम का अपना, जिसको कहते थे कि एमक्यूएम चलाता वही अल्ताफ हुसैन के बाद मोहम्मद अनवर, अगर वो इंटरव्यू दे तो क्यों नहीं इनकी गैरत जागती? क्या पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान की सालमियत और भारत से पैसे लेके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना कोई छोटी बात है? उस पर तो एक लफ्ज नहीं निकलता इसके मुंह से। ये नहीं सवाल उठाते एमक्यूएम के, भाई आप हमारी इतादी हो, बताओ कि भारत से कितने पैसे लिए, वो पैसे कहां इस्तेमाल किए? और मोहम्मद अनवर ने यह भी कहा, उसने कहा जो एमक्यूएम पाकिस्तान बनी हुई है, ये कहें मुझे कुछ, मैं बताता हूं कि इनमें से कौन कौन कितना पारसा है। और मैंने एक इत्तेफाक से एक इंटरव्यू देखा जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बैठे हुए थे। जब ये सवाल उनसे पूछा एंकर ने, तो बहुत सारी बातें करने के बाद उसने कहा, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जिस वक्त ये गुनाह हो रहा था मैं यहां नहीं था। उसने जुटलाया नहीं, उसने अपने आप को अलग किया सिर्फ, कि मैं पाकिस्तान में नहीं था जब ये सारी चीजें हो रही थी। तो भारत से पैसे लेकर कराची शहर में दहशतगर्दी करवाने वालों पर तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकलती है? क्यों तुम्हारी जबान को जो है ना ताले लग जाते हैं? यह छोटी बात नहीं है। बल्दिया टाउन का वाकया तो चले, एक जीआईटी बन गई, सामने आ गया, शहर में एमक्यूएम ने क्या क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन कम से कम बल्दिया टाउन की जीआईटी इनके साथ ही आई है ना। उस पर तो कोई झगड़ा नहीं है। इसमें तो तुम कहते हो ये सफे निकाल दिए, वो दस्तखत नहीं, ये दस्तखत नहीं, चलो ये कंट्रोवर्शियल है। उस एक पे तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आपने पूछा अपने इतादियों से कि भाई ये जो तुम्हारे कहने पे 250-300 आदमी जला दिए गए जिंदा, ये इंसान नहीं थे, ये दहशतगर्दी नहीं थी? इस पे अली जैदी साहब को सवाल नहीं उठा सकते किसी से? क्या इन्होंने फहमीदा मिर्जा जो उनकी कैबिनेट की मेंबर हैं, या जुल्फकार मिर्जा जो जीडीए के सरकर्दा रहनुमा हैं, जब भी इमरान खान जीडीए से मिलता है उसमें शामिल होते हैं, क्या उनसे पूछने की जुर्रत करेंगे? आज उनसे वो सवाल करेंगे कि तुम्हारा जुल्फकार मिर्जा का और उजैर बलोच का क्या रिश्ता था, क्या ताल्लुक था? अगर उसूल की बात करेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ बात करेंगे, कत्तो गारत गरी के खिलाफ बात करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये सवाल जरूर उठाने चाहिए। आप कोई सवाल कर ले तो मैं अच्छा ये बताएं कि अली जैदी ने आखिर बल्दिया की जो आपने बात की, जैसे कि उन्होंने सिर्फ एक ही जीआईडी का जिक्र किया
बल्दिया का? क्या वजह है कि वो बल्दिया पर बात ही नहीं करना चाहते? कोई खास वजह है इसकी? सवाल भी दो लिए थे। हाँ। दो सवाल देखें, पर क्यों नहीं बात करना चाहते? वो इसलिए है कि वो इनके इत्तेहादी हैं, उन पर वो बात नहीं करेंगे। भारत से पैसे लेके दहशतगर्दी करवा लो, हमारे इत्तेहादी बन जाओ, कोई बात नहीं, हम तुमसे सवाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के साथ तुम्हारी एक तस्वीर आ जाए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम फिर। ये फर्क है। अच्छा, जो एक सवाल आज अभी रवि साहब ने किया कि एक जीआईटी अलग है जो कि असल है, जो उन्होंने भी दिखाई और लहराई, तो क्या असल जीआईटी है कहां पर? एक सवाल मेरा ये। दूसरा, भारत से पैसे लेने की जो आपने बात की, एमक्यूएम जिस वक्त में भारत से पैसे ले रही थी, उसी के बाद आसिफ अली जरदारी साहब 90 भी गए थे और पीपल्स पार्टी के मेरे भाई, में भी थे। पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है जीआईटी पर तो तफसीलन मुर्तज़ा ने बात कर ली है, लेकिन जो दूसरा सवाल आपका है, मोहम्मद अनवर का स्टेटमेंट अभी आया है। एमक्यूएम के किसी बड़े सीनियर आदमी ने यह बात तस्लीम की है कि मैंने उसने ये नहीं कहा कि किसी और ने, वो कहता है मुझे नदीम नुसरत ने जाकर थ्रू करवाया और मैं पार्टी के कहने पर ये पैसे लेके पार्टी को देता रहा। जुटलाएं जी। एक कामरान वजीर आजम के कहे बगैर ये कुछ नहीं करते। मैं आपको कहता हूँ ना, वजीर आजम के शेरू हैं। जब तक वजीर आजम इनको छोड़े ना, ये पढ़ते नहीं है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये वजीर आजम की मर्जी और मंशा से हो रहा है। और आप देखें कि जो लोग इस किस्म की बदकलामियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे इल्जामात लगाते हैं, वो उनका जो एक सर्कल है, शेरू प्यारे ही है ना, तो जो शेरू है वो सारी चीजों में आगे कर दिए जाते हैं। अच्छा, एक सेकंड आतिफ का निसार नूराई की जो जीआईटी आप लोगों ने रिलीज की है, उसमें भी 2 दस्तखत कम है। क्या वो जीआईटी काबिले एतबार है आपकी नजर में? देखें, एक तो मैं ये अर्ज कर दूं कि जो जीआईटीज बनी थी 2015-16 में, जब ये मुकम्मल हुई उसी वक्त ये सबमिट हो गई थी। अब इसमें हुकूमत का ये काम नहीं था कि वो दस्तखत करवाएं किसी से जाकर, किसी ने किया किसी ने नहीं किया। जो जीआईटी के सरबराह थे, हमें तो ये नहीं पता था कि सवाल क्या होता, मैंने तो पढ़ी भी नहीं थी, मैंने तो इनमें से कोई भी नहीं देखी थी। जब सारी शाया हुई तो उसके बाद हमने पढ़ी कि इनके अंदर है क्या क्या चीज़ें। बाकी जो पहले मीडिया में चलता रहा वो देखते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो आपको इस बात को शायद और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो चीज़ें जिस तरह हमारे पास सबमिट हुई थी हमने उसी तरह पब्लिक की हैं। अब इसके अंदर क्यों नहीं है वो सच्ची बात है, मैंने भी नहीं पूछा कि क्यों नहीं है, लेकिन बहरहाल जो जिस तरह आई थी उस तरह कर ली। जिस तरह उसमें 7 दस्तखत हैं वो हमने कर दी जमा, इसमें 5 हैं हमने जमा कर दी, और ये अभी रिसेंटली नहीं हुई है, ये उस वक्त हो चुकी थी। देखिए, मैं जीआईटी के मेंबरान की तरफ से बैठ के तो सफाइयाँ नहीं दूंगा कि उन्होंने क्या क्यों लिखा क्यों नहीं लिखा। ये तो जो हमारे पास जिस तरह सबमिट हुई उसी तरह हमने पब्लिक कर दी है। अब इसमें किसी ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा क्यों लिखा, ये तो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। अच्छा, ये बताएं कि ये 3 जीआईटीज अब आ गई हैं, आप लोगों ने ऑफिशियली अपलोड भी कर दी, तो क्या ये मामला अब हल नहीं होना चाहिए? तीनों जीआईटीज पे कोई आप जुडिशियल कमीशन बना दे, कोई रिटायर्ड केसेस चल रहे हैं, ताकि ये इल्जामात की जो है ना वो देखें, इल्जामात तो लोग भी कंफ्यूज। मेरी गुजारिश ये पीटीआई है, दूसरी तरफ आप यार हमें तो उनसे ना मिला ना। एक तरफ झूठे हैं, धोखेबाज हैं, सिलेक्टेड हैं, मकार हैं, दूसरी तरफ हमें कह रहे की तरफ, हमें बड़ा फ़र्क है। हम में से कभी कोई, हम जो लोग बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसका कोई सर पैर ना हो, और वहाँ से कभी कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसका कोई सर और पैर हो। तो फ़र्क बहुत है। जो जीआईटी ने रिकमेंडेशंस दी थी उन रिकमेंडेशंस पर अमल हुआ है, हो रहा है। उज़ैर बलोच की जीआईटी में ही ये लिखा हुआ है कि इसको आर्मी एक्ट के तहत इसका ट्रायल होना चाहिए, और उसका आर्मी एक्ट के तहत आर्मी कोर्ट में ट्रायल हुआ है। और आपको पता है काफ़ी अर्से तक वो वहाँ रहा था, उसके बाद उसकी जो सज़ा हुई उसको वहाँ से। बाकी केसेस जो, बल्कि ये 164 में सिर्फ कादर ने अपना बताया, उस 164 को जिसको मैं अब भी समझता हूँ कि शायद ये भी कोई इसी तरह का निकल आएगा जिस तरह अली जैदी की जीआईटी है, क्योंकि अभी तक मैंने कभी किसी बंदे के हाथ में कोई सर्टिफाइड उसकी कॉपी नहीं देखी है, मुझे नहीं पता सही है कि गलत है। उसमें भी
जिन लोगों पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हैं और लोग हैं, कई गिरफ्तार हुए हैं और शायद उनमें से कोई आदमी आज जेल में नहीं है। अगर 164 के बयान की इतनी ताकत और इतनी सच्चाई है तो फिर उनमें से किसी को बाहर नहीं होना चाहिए था। सब जमानतों पर है और हो सकता है कोई बरी भी हो गए, मुझे नहीं पता, लेकिन जेल में शायद कोई नहीं। इसके बाद इसके बाद पहला सवाल सईद भाई से कि 2013 में वो जहर की जो हेड बनी थी वो वापस क्यों की गई थी, ये भी आज एक सवाल उठा गया। कादिर पटेल साहब, आपसे लगता है कि आप मुराद सईद के खिलाफ इतने बयान देते हैं कि अली जैदी को फिर आपकी जेआईटियां लहरानी पड़ती हैं, ऐसा क्यों करते हैं? पहला सवाल दे दे। देखें, हेड मनी लगाई किसने थी? हमारी सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। 2012 में जब ऑपरेशन हुआ लियारी में और वो ऑपरेशन नाकाम हुआ, उस ऑपरेशन में बहुत सारे लोग हलाक हुए और आपका मीडिया खुद निकाल लीजिए, उस वक्त की मीडिया की रिपोर्टिंग सारी, आप उस वक्त का मीडिया खुद ये कह रहा था कि वहाँ बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और घरों में खाने को लोगों के पास कुछ नहीं है। वो ऑपरेशन रोका गया और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई, खुफिया नहीं बनाई, अनाउंस्ड कमेटी बनाई। कादिर पटेल उसके मेंबर थे, सेनेटर यूसुफ बलोच उसका मेंबर था और मैं उसका मेंबर था। ये उन दिनों की बात है जब लियारी में पीपल्स पार्टी के कोई आदमी घर पे रहने को तैयार नहीं था। इस ऑपरेशन की वजह से भी बहुत बड़ा रिएक्शन था, हालात बहुत ख़राब थे। हुकूमत में होने की वजह से हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम चीज़ों को नॉर्मलाइज करें। जो लाखों लोग लियारी में बसते हैं किसी तरह वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। हम उन हालात में लियारी गए जब शायद हमें भी लोग कह रहे थे कि मत जाना, कहीं मारे न जवाब लियारी। हम गए, एक मरतबा नहीं कई मरतबा गए, उज़ैर बलोच से भी मिले। हमने उन हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए और उन इकदाम में से एक शायद ये जो आप कह रहे हैं कि हेड मनी वापस लेने वाली बात थी। अब इसके पीछे एक तो तरीका ये था कि हम लड़ते रहते, जिस तरह किया था ऑपरेशन, वहाँ बेगुनाह लोग मरते रहते, खाने को नहीं मिलता, बेचारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, कुछ नहीं हो रहा था। एक ये था कि हमने कोई मसले पसंदी करते हुए कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की। और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं की है मेरे भाई। जब टीटीपी की दहशतगर्दी इस मुल्क में उरूज पर थी ना, उस वक्त की वफाकी हुकूमतें, उस वक्त के इदारे भी उनसे राब्ते करके अमन कायम करने के लिए उनसे मुआहदे करते थे। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि वो मुआहदे जो हुए थे उनकी दहशतगर्दी को रिकग्नाइज करने के लिए थे। दहशतगर्दी रिकग्नाइज नहीं की थी। जो बेगुनाह लोग बेचारे वहाँ रहते थे, जो मारे जाते थे, उनको बचाने के लिए, उनकी जानें बचाने के लिए, मुल्क में अमन कायम करने के लिए उन्होंने कोशिश की। और हमने भी कराची शहर में अमन कायम करने के लिए, लियारी में अमन कायम करने के लिए ये कोशिशें की। और ये ढकी छुपी बातें नहीं है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि चाहते तो कमेटी खुफिया बनाते, हमने खुफिया नहीं बनाई। अगर हम उसकी सरपरस्ती कर रहे होते तो हम फिर हेड मनी भी नहीं लगाते, हम नहीं रखी थी। अब एक काम हमने किया, उसको आप अप्रिशिएट नहीं करते हो, लेकिन जब वापस ले लिया तो आप कहते क्यों वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद भी जो कार्रवाइयाँ वहाँ हुई हैं, पीटीआई ने तो नहीं की ना वहाँ, वो भी हमारी सूबाई हुकूमत ने की, बाद में भी जो हालात ख़राब हुए हैं। तो कभी चीज़ें ऐसी ज़रूर हो जाती हैं। माजी में भी आप देख लें कि एमक्यूएम इस मुल्क में क्या क्या करती रही है, शहर में क्या क्या करती रही है। क्या एमक्यूएम के साथ सियासी जमातें बैठ के मुआहदे नहीं करती रही हैं? उसका मकसद ये तो नहीं था कि एमक्यूएम दहशतगर्दी करे, मकसद ये होता था कि चीज़ें शहर में नॉर्मलाइज हो जाएं। हम उनकी दहशतगर्दी को रिकग्नाइज नहीं करते थे, हम हालात को ठीक करने की कोई तो कोशिशें की, नाकाम हो गए, ये आप कह सकते हैं। थैंक यू। एक सवाल मुझसे था वकास, आप दोहरा देना सवाल। आप इतने बयान क्यों देते हैं कि अली जैदी को आपकी जीआईटी लोड करने के लिए या बात करने के लिए कहे वज़ीर आज़म साहब के भाई? मैंने आज तक रिकॉर्ड पर है, कभी जिस मौसूफ का आप जिक्र कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई बयान आज तक जारी नहीं किया। ये अलग बात है कि मेरे हर बयान को वो खुद पर ले जाते हैं जी। मैंने आज तक कोई बयान जारी नहीं किया। और सईद की बात को मैं थोड़ा मजीद करेक्ट करूं, ये जो हेड मनी वाला मसला बात बता रहे ना, ये उन 14 दिनों में जो कुछ हुआ था लियारी ऑपरेशन के, उस पर बात हुई थी। अगर उससे पहले जो केसेस थे, जो हेड मनीज थी, वो वही रही, 14 दिनों के बाद भी वही रही। लेकिन वो 14 दिन का जो स्पेन था, जिसमें 52 लोग मरे लियारी के, ये उस वक्त की बात है। जी आप एक मिनट। जितने भी नासिर हैं, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी
केस दायर करेंगे डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, आफाक अहमद और दीगर अरे सही पे इसमें एक सवाल ऐड कर ये कर लेगा कि जैसे तमाम तर जो तहकीकाती इदारे हैं वो जीआईटी एक फॉर्म होती है, वो तफ्तीश करते हैं एक मुलजिम से, जो रिपोर्ट बनाई जाती है, लेकिन जब वो मुलजिम को अदालत में पेश किया जाता है तो उसका जो बयान होता है वो कुछ और होता है। इस पर नहीं, ये तो आप अदालतों से, मुल्जिम से उनसे पूछे, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये तो हम कई दफ़ा कह चुके हैं ना कि जीआईटीज़ जो हैं वो अदालती फैसला नहीं होती हैं। जीआईटीज़ ठीक है कि एक तहकीकाती अमल है जो शुरू में होता है और उसके बाद वो अदालत का जो कार्रवाई होती है उसका हिस्सा बन जाता है। अदालत उस जीआईटी को कितनी अहमियत देती है नहीं देती है ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये अदालतों का इख्तियार है, उस पर जो करें। जो आपने बात कही, देखें मैंने अभी आपको बताया कि जीआईटी की जितनी रिकमेंडेशंस थी उसके मुताबिक उन पर अमल हो रहा है, केसेस हैं। अब अगर उन केसेस में किसी का नाम आता है तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने खुद से जुल्फकार मिर्जा के खिलाफ ये काम किया होता तो क्या तूफान मचा होता, आपको भी अंदाजा है कि हम पर क्या क्या इल्जाम होते, क्या कुछ नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि हमने कोशिश की कि ये तासुर कहीं ना जाए कि हम किसी को विक्टिमाइज कर रहे हैं। थैंक यू।